सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए BPCS 187 सब्जेक्ट कोड लेके आई हूँ और जिसका टाइटल है मानव संसाधनों का प्रबंधन। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि इसमें प्रेम सर के द्वारा सेलेक्टेड 5 इयर्स के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट PYQs हैं उसे पिक किए गए हैं। और अगर आप इन सभी प्रश्नों का सही प्रिपरेशन करेंगे तो मैं ये श्योर हूँ कि आप एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करोगे। और ये वीडियो इग्नू जून एंड दिसंबर एग्ज़ाम 2026 के लिए स्पेशली बनाया गया है। तो फुल एनर्जी के साथ चले दोस्तों, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक के बाद एक क्वेश्चंस को देखते हैं, उसके आंसर्स को समझते हैं। जिसमें से हमारा पहला क्वेश्चन जो है, मानव संसाधन प्रबंधन के स्वरूप, विस्तार, क्षेत्र और उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है? मानव संसाधन प्रबंधन के स्वरूप, विस्तार, क्षेत्र और उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। तो सबसे पहले मानव संसाधन प्रबंधन क्या है? तो मानव संसाधन प्रबंधन HRM किसी भी संगठन का वह हृदय है जो मानवीय पूंजी के नियोजन, अर्जन और विकास के माध्यम से व्यावसायिक लक्ष्यों को प्राप्त करता है। तो जो मानव संसाधन प्रबंधन है, इसे संगठन का हृदय कहा गया है जो मानवीय पूंजी के नियोजन, अर्जन और विकास के माध्यम से व्यावसायिक लक्ष्यों को प्राप्त करता है। इसका स्वरूप अनिवार्य रूप से प्रबंधकीय नियोजन, संगठन और निर्देशन और उसके बाद क्रियात्मक, और उसके बाद क्या है? क्रियात्मक, जिसमें भर्ती, प्रशिक्षण और वेतन है, दोनों का ये मिश्रण है। यह एक गतिशील और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो कभी समाप्त नहीं होती। HRM का मुख्य दर्शन यह है कि कर्मचारी केवल एक लागत नहीं बल्कि संगठन की सबसे मूल्यवान संपत्ति है। तो HRM का जो मुख्य दर्शन है वो क्या है कि कर्मचारी जो है केवल एक लागत नहीं है बल्कि संगठन की जो सबसे मूल्यवान संपत्ति है वो वही है। उसके बाद हम देखेंगे मानव संसाधन प्रबंधन का विस्तार क्षेत्र अत्यंत विस्तृत है जिसे 3 मुख्य श्रेणियों में समझा जा सकता है। तो पहला श्रेणी इसमें है कार्मिक पहलू। तो पहला श्रेणी हमारे पास क्या है? कार्मिक पहलू। इसमें भर्ती, चयन, पदोन्नति, स्थानांतरण, वेतन निर्धारण और सेवा समाप्ति जैसे कार्य आते हैं। तो कार्मिक पहलू में क्या क्या आता है? भर्ती, चयन, पदोन्नति, स्थानांतरण, वेतन निर्धारण और सेवा समाप्ति जैसे कार्य आते हैं। उसके बाद दूसरा है हमारा कल्याणकारी पहलू। तो दूसरा क्या है हमारा? कल्याणकारी पहलू। तो इसमें कार्यस्थल की स्थितियाँ, कैंटीन, आवास, चिकित्सा और मनोरंजन जैसी सुविधाएं शामिल है। तो कल्याणकारी पहलू में क्या क्या शामिल है? कार्यस्थल की स्थितियाँ, कैंटीन, आवास, चिकित्सा और मनोरंजन जैसी सुविधाएं शामिल है। उसके बाद है तीसरा औद्योगिक संबंध। इसमें ट्रेड यूनियन के साथ वार्ता, विवादों का समाधान और सामूहिक सौदेबाजी जैसे कार्य शामिल है। तो तीसरा इसमें क्या है हमारा? औद्योगिक संबंध। इसमें जो है ट्रेड यूनियन के साथ वार्तालाप, उसके बाद विवादों का समाधान और सामूहिक सौदेबाजी जैसे कार्य शामिल है। मानव संसाधन प्रबंधन के उद्देश्यों को 4 स्तरों में विभाजित किया जा सकता है। तो इसके जो उद्देश्य हैं उसे कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? 4 स्तरों में विभाजित किया जा सकता है। जिसमें से पहला है संगठनात्मक उद्देश्य। इसका लक्ष्य कुशल कार्यबल द्वारा लाभप्रदता बढ़ाना है। उसके बाद जो दूसरा है वो है सामाजिक उद्देश्य, जिसके तहत नैतिक मानकों और रोजगार कानूनों का पालन करना सुनिश्चित किया जाता है। और उसके बाद जो तीसरा है कार्यात्मक उद्देश्य, ये जो है ये सुनिश्चित करता है कि संगठन के हर विभाग को उसकी ज़रूरत के अनुसार जो है सही मानव संसाधन मिले। और फिर अंत में आता है व्यक्तिगत उद्देश्य।
व्यक्तिगत उद्देश्य कर्मचारियों को उनकी कार्य संतुष्टि और करियर में उन्नति के अवसर प्रदान करने पर केंद्रित होता है। तो ये जो 4 हैं, ये इनके उद्देश्यों के 4 स्तर पर विभाजित किए गए हैं। अंततः हम ये कह सकते हैं कि HRM एक ऐसा रणनीतिक उपकरण है जो संगठन की उत्पादकता और मानवीय संतुष्टि के बीच एक स्वस्थ संतुलन स्थापित करता है। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। उसके बाद है हमारा अगला प्रश्न जो है, मानव संसाधन विकास के स्वरूप की व्याख्या कीजिए और इसके कार्यों का वर्णन करिए। अगला प्रश्न हमें क्या कह रहा है कि मानव संसाधन विकास के स्वरूप की व्याख्या करने कह रहा है और उसके बाद जो इसके कार्य हैं उसका वर्णन करने बोल रहा है। तो मानव संसाधन विकास का स्वरूप पूरी तरह से विकासात्मक और भविष्य उन्मुखी है। जहां HRM का ध्यान प्रबंधन पर होता है, वहीं HRD का मुख्य केंद्र कर्मचारी की अंतर्निहित क्षमताओं को बाहर निकालना और उन्हें भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करना है। यह एक सुनियोजित और व्यवस्थित प्रक्रिया है जो केवल कौशल सुधार तक सीमित नहीं है, बल्कि यह कर्मचारी के दृष्टिकोण और व्यवहार में भी सकारात्मक बदलाव लाती है। तो ये जो प्रक्रिया है ये केवल कौशल सुधार तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये जो है कर्मचारी के दृष्टिकोण, उसके व्यवहार में भी सकारात्मकता बदलाव लाती है। यह निरंतर सीखने की संस्कृति को बढ़ावा देता है ताकि संगठन प्रतिस्पर्धी बना रहे। मानव संसाधन विकास के प्रमुख कार्यों का विवरण निम्नलिखित है। तो यहाँ पे मानव संसाधन विकास के जो प्रमुख कार्य हैं वो दिए गए हैं, जिसमें से पहला है यहाँ पे परीक्षण और शिक्षा। यह HRD का सबसे बुनियादी कार्य है। इसके माध्यम से कर्मचारियों को उनके वर्तमान कार्य से संबंधित नई तकनीकें और पद्धतियाँ सिखाई जाती है। और फिर उसके बाद है दूसरा कैरियर विकास। दूसरा हमारे पास क्या है, कैरियर विकास। इसमें कर्मचारी की व्यक्तिगत आकांक्षाओं और संगठन की ज़रूरतों के बीच तालमेल बिठाया जाता है। संगठन कर्मचारी को करियर पथ चुनने में मदद करता है ताकि वह लंबे समय तक साथ रहे। उसके बाद है हमारा संगठनात्मक विकास। यह टीम वर्क को मजबूत करने और कार्य संस्कृति को बेहतर बनाने की प्रक्रिया है। तो ये जो संगठनात्मक विकास है ये क्या करता है, टीम वर्क को मजबूत करने और कार्य संस्कृति को बेहतर बनाने का प्रक्रिया है। इसमें समूह चर्चा और कार्यशालाओं के माध्यम से कर्मचारियों के बीच आपसी संबंधों को सुधारा जाता है। और फिर उसके बाद है अगला हमारा निष्पादन प्रबंधन और कोचिंग। यहाँ मूल्यांकन का उद्देश्य केवल अंक देना नहीं, बल्कि कर्मचारियों की कमियों को जानकर उन्हें व्यक्तिगत कोचिंग प्रदान करना है। उसके बाद है कर्मचारी कल्याण और परामर्श। मानसिक स्वास्थ्य और कार्य जीवन संतुलन सुनिश्चित करना भी HRD का एक अनिवार्य हिस्सा है। इस प्रकार HRD संगठन के भीतर मानवीय ऊर्जा को सही दिशा में मोड़ने और उसे उत्पादक बनाने का एक सशक्त माध्यम है। उसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन जो है कार्य विश्लेषण को परिभाषित कीजिए। इसके उपयोग और कार्य विश्लेषण की जानकारियाँ एकत्र करने की विधियों का वर्णन करें। तो सबसे पहले जो है हमें ये समझना पड़ेगा कि ये जॉब एनालिसिस है क्या, इसको हमें परिभाषित करना पड़ेगा। उसके बाद इसका उपयोग और फिर इसका जो वर्क एनालिसिस है उसकी जानकारियाँ एकत्र करने की जो विधियाँ हैं उसके बारे में हमें बताना है। तो कार्य विश्लेषण या जॉब एनालिसिस वह वैज्ञानिक और व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी विशेष कार्य की प्रकृति, उसमें शामिल कर्तव्य, जिम्मेदारी और उस कार्य को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए आवश्यक मानवीय योग्यताओं जैसे कौशल, अनुभव, शिक्षा, इसका निर्धारण
किया जाता है। तो जॉब एनालिसिस क्या है, कैसी प्रक्रिया है? ये वो एक वैज्ञानिक और व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी विशेष कार्य की प्रकृति, उसमें शामिल कर्तव्य, जिम्मेदारी और उस कार्य को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए आवश्यक मानवीय जो योग्यता है उसका निर्धारण किया जाता है। और इसके जो है 2 मुख्य परिणाम होते हैं, जिसमें कार्य विवरण, जॉब डिस्क्रिप्शन, जिसमें पता चलता है जिससे कि जो हमारा काम क्या है, कार्य क्या है उसमें। और दूसरा है कार्य विशिष्टता। दूसरा क्या है? कार्य विशिष्टता। व्यक्ति कैसा होना चाहिए? तो कार्य विश्लेषण के मुख्य उपयोग निम्नलिखित क्षेत्रों में अनिवार्य है, जिसमें से पहला है भर्ती और चयन। इसके बिना सही उम्मीदवार की पहचान के लिए मानक तय करना असंभव है। और फिर प्रशिक्षण की पहचान, यह बताता है कि कार्य को करने के लिए कौन से विशिष्ट कौशल सीखने की आवश्यकता है। और फिर वेतन निर्धारण, कार्य की जटिलता और जिम्मेदारी के आधार पर उचित पारिश्रमिक तय करने में मदद करता है। उसके बाद आता है निष्पादन मूल्यांकन। इसके द्वारा कार्य के मानक तय किए जाते हैं जिनसे कर्मचारी के प्रदर्शन की तुलना की जा सके। कार्य विश्लेषण की जानकारी एकत्र करने के लिए प्रमुख विधियां अपनाई जाती है, जिसमें से पहला है हमारा अवलोकन विधि। तो इसमें से पहला क्या है हमारा? अवलोकन विधि। अवलोकन विधि में विश्लेषक कर्मचारी को कार्य करते हुए स्वयं देखता है। तो ये क्या करता है? कर्मचारी को कार्य करते हुए खुद से देखता है। उसके बाद दूसरा है हमारा साक्षात्कार विधि। इसमें कर्मचारी या उसके पर्यवेक्षक से सीधे संवाद द्वारा जानकारी ली जाती है। उसके बाद है हमारा तीसरा जो है प्रश्नावली विधि। इसमें कर्मचारियों को लिखित सवाल दिए जाते हैं। और फिर अंत में है लॉगबुक विधि। इसमें कर्मचारी स्वयं अपनी दैनिक गतिविधियों का रिकॉर्ड रखता है। यह प्रक्रिया प्रबंधन को कार्यस्थल की वास्तविक स्थिति से अवगत कराती है। तो ये जो हमारे 4 प्रमुख विधि हैं, ये क्या है? कार्य विश्लेषण की जानकारी एकत्र करने की ये 4 विधियां हैं। उसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन जो है निष्पादन मूल्यांकन के अर्थ, स्वरूप और लाभों की व्याख्या कीजिए। तो अगला क्या है हमारा कि निष्पादन मूल्यांकन के अर्थ, स्वरूप और लाभों की व्याख्या कीजिए। तो सबसे पहले हम इसका अर्थ जानेंगे कि है क्या। तो ये निष्पादन मूल्यांकन एक ऐसी व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी कर्मचारी के कार्य प्रदर्शन का उसके निर्धारित लक्ष्यों और मानकों के संदर्भ में समय समय पर मूल्यांकन किया जाता है। तो यह एक कैसी प्रक्रिया है निष्पादन मूल्यांकन? इसमें जो है बेसिकली जो भी काम कर रहे होते कर्मचारी है उनके परफॉर्मेंस को देखा जाता है। इसका अर्थ केवल कर्मचारी की गलतियां निकालना नहीं, बल्कि उसकी शक्तियों को पहचानना और उसे भविष्य की उन्नति के लिए तैयार करना है। यह प्रबंधन को एक निष्पक्ष आधार प्रदान करता है कि कौन सा कर्मचारी संगठन के लिए कितना उपयोगी सिद्ध हो रहा है। निष्पादन मूल्यांकन का स्वरूप प्रशासनिक और विकासात्मक दोनों है। प्रशासनिक स्तर पर इसका उपयोग पदोन्नति, वेतन वृद्धि, बोनस या स्थानांतरण जैसे निर्णयों के लिए किया जाता है। तो इसका कौन कौन सा स्वरूप है? प्रशासनिक और विकासात्मक। तो प्रशासनिक स्तर पर इसका उपयोग पदोन्नति, वेतन वृद्धि, बोनस या स्थानांतरण जैसे निर्णयों के लिए किया जाता है। और उसके बाद जो है विकासात्मक स्तर, इस पर यह कर्मचारी को फीडबैक देने, उसकी प्रशिक्षण आवश्यकताओं को समझने और उसे व्यक्तिगत सुधार के अवसर प्रदान करने पर केंद्रित होता है। यह एक द्विमार्गी संवाद की प्रक्रिया है जहां नियोक्ता और कर्मचारी दोनों अपनी अपेक्षाओं पर चर्चा करते हैं। निष्पादन मूल्यांकन के प्रमुख लाभ।
निम्नलिखित हैं। तो इसके लाभ क्या क्या हैं? सबसे पहले इसमें पारदर्शिता और न्याय। योग्यता आधारित पदोन्नति से संगठन में पारदर्शिता बनी रहती है। कर्मचारी अभिप्रेरणा। जब कर्मचारी के अच्छे काम को पहचाना जाता है तो उसका मनोबल और उत्पादकता बढ़ती है। प्रशिक्षण नियोजन। मूल्यांकन से पता चलता है कि कर्मचारी किस विशेष क्षेत्र में कमजोर है, जिससे लक्षित प्रशिक्षण दिया जाता है। करियर विकास। प्रतिभाशाली कर्मचारियों की पहचान कर उन्हें भविष्य के नेतृत्व के लिए तैयार किया जा सकता है। अतः निष्पादन मूल्यांकन संगठन की कार्य क्षमता को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का एक प्रभावी प्रबंधन उपकरण है। उसके बाद है हमारा अगला प्रश्न जो है, कर्मचारी परामर्श के स्वरूप, दृष्टिकोण और प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो अगला प्रश्न हमारा क्या है, एम्प्लॉय काउंसलिंग के स्वरूप, दृष्टिकोण और उसका जो प्रक्रिया है उसके बारे में हमें बताना है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये कर्मचारी परामर्श है क्या। तो कर्मचारी परामर्श या एम्प्लॉय काउंसलिंग एक मनोवैज्ञानिक सहायता सेवा है। तो ये क्या है? कर्मचारी परामर्श एक मनोवैज्ञानिक सहायता सेवा है जो संगठन द्वारा अपने कर्मचारियों को उनके व्यक्तिगत या कार्य संबंधी तनावों को सुलझाने में मदद करने के लिए दी जाती है। तो ये जो है कर्मचारी परामर्श, ये एक मनोवैज्ञानिक सहायता सेवा है जो संगठन द्वारा अपने कर्मचारियों को उनके व्यक्तिगत या कार्य संबंधी तनावों को सुलझाने में मदद करने के लिए दी जाती है। इसका स्वरूप सहायक और उपचारात्मक होता है। यह एक सुरक्षित और गोपनीय वातावरण प्रदान करती है जहां कर्मचारी बिना किसी डर के अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकता है। इसका मुख्य उद्देश्य कर्मचारी की मानसिक शांति और कार्य संतुष्टि को पुनः स्थापित करना है। परामर्श के 3 मुख्य दृष्टिकोण अपनाए जाते हैं। तो इसमें कितने दृष्टिकोण अपनाए जाते हैं? 3, जिसमें से पहला है हमारा निर्देशात्मक परामर्श। मतलब क्या हमारा निर्देशात्मक परामर्श में परामर्शदाता एक सक्रिय भूमिका निभाता है और सीधे समाधान सुझाता है। उसके बाद है हमारा दूसरा जो है गैर निर्देशात्मक परामर्श। इसमें कर्मचारी को बोलने का अधिक मौका दिया जाता है ताकि वह स्वयं अपनी समस्या का हल खोज सके। उसके बाद तीसरा है समन्वय दृष्टिकोण। इन दोनों का मिश्रण है जहां स्थिति के अनुसार परामर्श की शैली बदली जाती है। उसके बाद हम यहाँ देखेंगे कर्मचारी परामर्श की प्रक्रिया। तो कर्मचारी परामर्श की प्रक्रिया निम्नलिखित चरणों में संपन्न होती है, जिसमें से पहला है हमारा विश्वास बहाली। परामर्शदाता और कर्मचारी के बीच एक सहज और भरोसेमंद रिश्ते बनाना। फिर समस्या का विश्लेषण। कर्मचारी की बातों को ध्यान से सुनकर समस्या की जड़ तक पहुंचना। विकल्पों पर चर्चा। समस्या को सुलझाने के लिए अलग अलग तरीकों पर विचार करना। कार्य योजना, एक निश्चित समाधान की ओर बढ़ना। और फिर है लास्ट फॉलो अप। परामर्श के बाद कर्मचारी के व्यवहार और स्थिति में सुधार की जांच करना। तो यह प्रक्रिया जो है न केवल कर्मचारी का तनाव कम करती है बल्कि संगठन में अनुपस्थिति को घटाने और कार्य क्षमता बढ़ाने में भी सहायक होती है। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है चयन की विभिन्न तकनीकों का वर्णन कीजिए। तो इसमें जो हम पढ़ेंगे वो जो सिलेक्शन के नए नए तकनीक है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम ये जानते हैं कि ये सिलेक्शन है क्या। तो जो सिलेक्शन है, चयन है, यह वह प्रक्रिया है जिसमें आवेदकों के समूह में से सबसे उपयुक्त उम्मीदवार को किसी पद के लिए चुना जाता है। इसे अक्सर एक नकारात्मक प्रक्रिया कहा जाता है। तो ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें अयोग्य उम्मीदवारों को छांटा जाता है। चयन की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि संगठन में कितनी सटीक तकनीकों का प्रयोग किया जाता है।
अब हम यहाँ पे आगे देखते हैं चयन की प्रमुख तकनीकें क्या क्या हैं। तो पहला है, सबसे पहला इसमें प्रारंभिक स्क्रीनिंग। सबसे पहले आवेदन पत्रों की जांच की जाती है ताकि जो उम्मीदवार बुनियादी योग्यता जैसे शिक्षा अनुभव पूरी नहीं करते उन्हें बाहर किया जाता है। इसमें सबसे पहला हमारा क्या होता है, प्रारंभिक स्क्रीनिंग। और इसमें जो है सबसे पहले जो हमारा आवेदन पत्र है उसका जांच किया जाता है, और अगर हम उसके लिए एलिजिबल नहीं होते हैं तो हमें उससे बाहर कर दिया जाता है। उसके बाद है चयन प्रक्रिया, चयन परीक्षाएं। इसमें बुद्धि परीक्षा मानसिक क्षमता के लिए, प्रवीणता परीक्षा कार्य संबंधी कौशल के लिए, और व्यक्तिगत परीक्षा जो व्यवहार और दृष्टिकोण के लिए जाते हैं। तो मुख्यतः इसमें कितनी चयन परीक्षाएं होती है, 3 होती है। इसमें से सबसे पहला होता है हमारा बुद्धि परीक्षा जो मानसिक क्षमता के लिए लिया जाता है। उसके बाद दूसरा होता है प्रवीणता परीक्षा जो कार्य संबंधी कौशल के लिए होता है, और फिर अंत में व्यक्तित्व परीक्षा जो व्यवहार और दृष्टिकोण के लिए लिया जाता है। उसके बाद हमारा अगला है वो रोजगार साक्षात्कार। यह सबसे महत्वपूर्ण तकनीक है जहां उम्मीदवार के साथ आमने सामने बातचीत की जाती है। तो इसके अंतर्गत क्या होता है, जो उम्मीदवार होते हैं उसके आमने सामने बातचीत किया जाता है। इससे उसके आत्मविश्वास, संचार कौशल और त्वरित निर्णय लेने की क्षमता का पता चलता है। उसके बाद अगला है हमारा संदर्भ जांच। उम्मीदवार के पुराने रोजगार और चरित्र के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए उसके द्वारा दिए गए रेफरेंस से संपर्क किया जाता है। उसके बाद आता है शारीरिक परीक्षण। यह सुनिश्चित किया जाता है कि उम्मीदवार कार्य की शारीरिक मांगों को पूरा करने के लिए फिट है या फिर नहीं है। तो अंततः हम ये कह सकते हैं या देख सकते हैं कि इन तकनीकों का सही मेल यह सुनिश्चित करता है कि संगठन को एक स्थायी और प्रतिभाशाली कर्मचारी प्राप्त हो, जिससे भविष्य में भर्ती की लागत कम हो सके। उसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन जो है परीक्षण और विकास कार्यक्रम के डिजाइन और कार्यान्वयन के मूल्यांकन की व्याख्या कीजिए। तो इसमें हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रशिक्षण और विकास कार्यक्रमों के डिजाइन और कार्यान्वयन के मूल्यांकन की व्याख्या कीजिए। प्रशिक्षण और विकास कार्यक्रमों का मूल्यांकन वह महत्वपूर्ण अंतिम चरण है जो यह तय करता है कि कार्यक्रम पर खर्च किया गया समय और पैसा कितना सार्थक रहा। मूल्यांकन केवल अंत में नहीं बल्कि डिज़ाइन और कार्यान्वयन के हर स्तर पर आवश्यक है। डिज़ाइन के स्तर पर यह देखा जाता है कि क्या प्रशिक्षण सामग्री और विधियां संगठन के लक्ष्यों और प्रशिक्षुओं की ज़रूरत से मेल खाती है। कार्यान्वयन के मूल्यांकन के लिए किर्कपैट्रिक मॉडल के 4 स्तरों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें से पहला है प्रतिक्रिया। तो प्रशिक्षण सत्र के तुरंत बाद प्रशिक्षुओं से फीडबैक लिया जाता है कि उन्हें कार्यक्रम कैसा लगा। उसके बाद है सीखना। यहाँ जांच की प्रशिक्षण के बाद जो प्रशिक्षु होते हैं उसके ज्ञान और कौशल में क्या वास्तविक वृद्धि हुई है। फिर व्यवहार, क्या कर्मचारी कार्यस्थल पर वापस आकर सीखी गई तकनीकों का प्रयोग कर रहे हैं। उसके बाद सबसे आखिरी में होता है परिणाम। यह सबसे महत्वपूर्ण स्तर है जहां संगठन की उत्पादकता, गुणवत्ता और लाभ में हुए सुधार को मापा जाता है। प्रभावी मूल्यांकन भविष्य के प्रशिक्षण कार्यक्रमों की कमियों को दूर करने में मदद करता है। यह प्रबंधन को ठोस प्रमाण देता है कि क्या प्रशिक्षण से वांछित परिवर्तन आया है। यदि परिणाम संतोषजनक नहीं है तो डिज़ाइन या कार्यान्वयन की विधियों में बदलाव किया जाता है। इस प्रकार मूल्यांकन प्रशिक्षण की गुणवत्ता और संगठन की प्रभावशीलता को बनाए रखने का एक सशक्त जरिया है। उसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन जो है कार्यस्थल पर दुर्घटना को कैसे रोका जा सकता है, वर्णित कीजिए।
तो कार्यस्थल पर दुर्घटना एक अनियोजित और अनचाही घटना है जो संपत्ति या मानवीय स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती है। इसे रोकने के लिए एक व्यापक सुरक्षा रणनीति की आवश्यकता होती है, जिसमें इंजीनियरिंग, शिक्षा और प्रवर्तन का मेल हो। दुर्घटना मुक्त वातावरण न केवल कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाता है, बल्कि संगठन की प्रतिष्ठा और उत्पादकता को भी सुरक्षित रखता है। दुर्घटना रोकने के मुख्य तरीके, जिसमें से पहला है हमारा इंजीनियरिंग नियंत्रण। खतरनाक मशीनों पर सुरक्षा गार्ड लगाना, स्वचालित सेंसर का उपयोग करना और कार्यस्थल के लेआउट को इस तरह डिज़ाइन करना कि जोखिम कम से कम हो। उसके बाद सुरक्षा प्रशिक्षण। प्रत्येक कर्मचारी को सुरक्षा नियमों, आग बुझाने के यंत्रों और आपातकालीन निकासी का नियमित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। नए कर्मचारियों के लिए सुरक्षा इंडक्शन अनिवार्य होना चाहिए। उसके बाद व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण PPE। कार्य की प्रकृति के अनुसार हेलमेट, दस्ताने, सुरक्षा जूते और चश्मे के अनिवार्य उपयोग को कड़ाई से लागू करना चाहिए। नियमित सुरक्षा ऑडिट। कार्यस्थल का समय समय पर निरीक्षण करना चाहिए ताकि बिजली के खुले तारों या फिसलन जैसी संभावित खतरों को पहचाना और ठीक किया जा सके। उसके बाद सुरक्षा संस्कृति का विकास। प्रबंधन को एक ऐसी संस्कृति बनानी चाहिए जहां कर्मचारी स्वयं सुरक्षा के प्रति सजग रहे और किसी भी असुरक्षित स्थिति की रिपोर्ट करने में संकोच न करें। इन उपायों का निरंतर पालन करके कार्यस्थल को एक सुरक्षित और स्वस्थ स्थान बनाया जा सकता है। उसके बाद है हमारा अगला प्रश्न जो है वैश्वीकरण के अर्थ, प्रासंगिकता और प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले हम यह जानेंगे कि वैश्वीकरण है क्या। तो वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसने विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं और समाजों को एक एकीकृत तंत्र में बदल दिया है। तो वैश्वीकरण क्या है? यह एक ऐसी प्रक्रिया जिसने विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं और समाजों को एक एकीकृत तंत्र में बदल दिया है। मानव संसाधन प्रबंधन के लिए इसका अर्थ श्रम का अंतर्राष्ट्रीय प्रवाह और विविध संस्कृतियों का मिलन। आज के समय में वैश्वीकरण की प्रासंगिकता इस बात से है कि कंपनियां अब केवल अपने देश तक सीमित नहीं, उन्हें वैश्विक प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए दुनिया भर से सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं को आकर्षित करना पड़ता है। तो अब हम देखेंगे वैश्वीकरण के जो है प्रकार। तो इसके प्रकारों में आर्थिक वैश्वीकरण शामिल है। तो ये आर्थिक वैश्वीकरण जहाँ क्या होता है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपनी इकाइयां अलग अलग देशों में लगाती है। उसके बाद आता है सांस्कृतिक वैश्वीकरण। तो सांस्कृतिक वैश्वीकरण के कारण विभिन्न देशों की कार्य प्रणालियां और मूल्य आपस में मिल रहे हैं। उसके बाद तीसरा है हमारा तकनीकी वैश्वीकरण। तकनीकी वैश्वीकरण ने सूचना साझा करने और रिमोट वर्किंग, वर्क फ्रॉम होम को संभव बनाया है। वैश्वीकरण ने HRM के सामने नई चुनौतियां भी खड़ी की, जैसे विभिन्न देशों के श्रम कानूनों का पालन करना और कार्यस्थल पर विविधता का प्रबंधन करना। उसके बाद आगे बढ़ते हुए हमारा अगला प्रश्न आता है जो है कर्मचारी संलग्नता की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए और इसकी श्रेणियों और मॉडल का वर्णन कीजिए। तो एम्प्लॉय एंगेजमेंट क्या है? तो यह वह मानसिक और भावनात्मक प्रतिबद्धता है जो एक कर्मचारी अपने संगठन और उसके लक्ष्यों के प्रति महसूस करता है। तो एम्प्लॉय एंगेजमेंट क्या है? वह मानसिक और भावनात्मक प्रतिबद्धता है जो एक कर्मचारी अपने संगठन और उसके लक्ष्यों के प्रति महसूस करता है। एक संलग्न कर्मचारी अपने कार्यों को केवल एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि जुनून के रूप में देखता है और संगठन की सफलता के लिए स्वैच्छिक रूप से अतिरिक्त प्रयास करता है। कर्मचारी संलग्नता की 3 प्रमुख श्रेणियां हैं, जिसमें से पहला है पूर्णतः संलग्न। कर्मचारी ऊर्जा से भरे होते हैं।
उसके बाद जो है संलग्न नहीं कर्मचारी केवल अपना काम निपटाते हैं और सक्रिय रूप से असंलग्न कर्मचारी नकारात्मकता फैलाते हैं। और जो है विल्मार शाउफेली का मॉडल इनमें सबसे प्रसिद्ध है, जो 3 घटकों पर जोर देता है, जिसमें से पहला है जोश, जो मतलब उच्च ऊर्जा, उसके बाद समर्पण और फिर तन्मयता मतलब काम में पूरी तरह डूब जाना। यह मॉडल स्पष्ट करता है कि उच्च संलग्नता से कर्मचारी टर्नओवर कम होता है और लाभ बढ़ता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, यौन उत्पीड़न व्यवहार की व्याख्या कीजिए। यौन उत्पीड़न को रोकने के उपाय और यौन उत्पीड़न के विरुद्ध कानून को स्पष्ट कीजिए। तो यह यौन उत्पीड़न कार्यस्थल पर शक्ति के दुरुपयोग का एक हिंसक रूप है। इसमें किसी भी प्रकार का अवांछित शारीरिक स्पर्श, यौन संबंध की मांग, अश्लील टिप्पणियां या फिर ऐसी हरकतें शामिल हैं जो कर्मचारी के लिए कार्यस्थल को असुरक्षित और अपमानजनक बनाती है। यह न केवल कर्मचारी के मानवाधिकारों का हनन है, बल्कि यह उनकी मानसिक स्थिति और उत्पादकता पर भी गंभीर प्रहार करता है। इसे रोकने के लिए संगठनों को शून्य सहनशीलता नीति अपनानी चाहिए और आंतरिक शिकायत समितियों का गठन करना चाहिए। भारत में POSH एक्ट जो 2013 में लागू किया गया था, जिसके तहत प्रत्येक संगठन के लिए यौन उत्पीड़न के विरुद्ध स्पष्ट नीतियां बनाना और पीड़ित को न्याय दिलाना अनिवार्य है। कानून के तहत दोषियों के विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक और कानूनी कार्यवाही का प्रावधान है। नियमित संवेदीकरण कार्यशालाएं भी इसे रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उसके बाद है हमारा अगला प्रश्न जो है, कैरियर प्रबंधन की अवधारणा, प्रतिरूप और प्रतिक्रिया की व्याख्या कीजिए। तो पहले हम जानते हैं कि ये है क्या। तो हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, कैरियर प्रतिबंध की अवधारणा, प्रतिरूप और प्रक्रिया। तो कैरियर प्रबंधन एक औपचारिक और रणनीतिक प्रक्रिया है। तो यह कैसी प्रक्रिया है? औपचारिक और रणनीतिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से संगठन अपने कर्मचारियों की व्यावसायिक प्रगति को नियोजित करता है। इसका मुख्य उद्देश्य कर्मचारी की व्यक्तिगत आकांक्षाओं और संगठन की भविष्य की आवश्यकताओं के बीच एक प्रभावित तालमेल बिठाना है। आज के प्रतिस्पर्धी युग में कैरियर प्रबंधन केवल पद उन्नति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह कर्मचारी के निरंतर कौशल विकास और सक्सेशन प्लानिंग का एक अनिवार्य हिस्सा है। ये जो है कर्मचारी को संगठन के भीतर एक सुरक्षित भविष्य का एहसास कराता है, जिससे कर्मचारी प्रतिधारक में सुधार होता है। तो कैरियर प्रबंधन की प्रक्रिया और प्रतिरूप निम्नलिखित मुख्य चरणों पर आधारित है, जिसमें से पहला है हमारा कैरियर प्लानिंग। यह प्रारंभिक चरण है जहां कर्मचारी अपने रुचियों, कौशलों और क्षमताओं का आत्म मूल्यांकन करता है। उसके बाद है कैरियर डेवलपमेंट। संगठन कर्मचारी को उसके लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए मेंटरिंग, कोचिंग और विशेष कार्यभार जैसे अवसर प्रदान करता है। कैरियर पथ निर्माण। संगठन के भीतर पद उन्नति और उन्नति के स्पष्ट रास्तों को परिभाषित करना। तो आधुनिक संगठनों में प्रोटियन कैरियर और बाउंड्रीलेस कैरियर जैसे प्रतिरूप लोकप्रिय रहे हैं, जो लचीलेपन और व्यक्तिगत जिम्मेदारी पर जोर देता है। तो प्रभावी कैरियर प्रबंधन न केवल कर्मचारी की कार्य संतुष्टि को बढ़ाता है, बल्कि संगठन को एक कुशल और अनुभवी नेतृत्व दल तैयार करने में भी मदद करता है। तो उसके बाद है हमारा अब अगला, कर्मचारी आवृत्ति को कम करने और कर्मचारी प्रतिधारण सुनिश्चित करने के लिए रणनीतियों का वर्णन कीजिए। तो हमारा प्रश्न क्या है कि एम्प्लॉय टर्नओवर को कम करने के लिए और जो कर्मचारी
प्रतिधारण सुनिश्चित करने के लिए रणनीतियों का हमें वर्णन करना है। तो एम्प्लॉय टर्नओवर वह दर है जिस पर कर्मचारी एक निश्चित अवधि के भीतर संगठन छोड़कर चले जाते हैं। उच्च आवृत्ति संगठन के लिए न केवल वित्तीय बोझ बढ़ती है बल्कि कार्य संस्कृति और उत्पादकता को भी बाधित करती है। इसलिए प्रतिभाशाली कार्यबल को लंबे समय तक रोके रखने के लिए कर्मचारी प्रतिधारण की मजबूत रणनीतियाँ बनाना अनिवार्य है। कर्मचारी प्रतिधारण सुनिश्चित करने की प्रमुख रणनीतियाँ निम्नलिखित हैं, जिसमें से सबसे पहला है हमारा प्रतिस्पर्धी पारिश्रमिक, जिसमें बाजार के मानकों के अनुसार उचित वेतन, बोनस और अन्य लाभ प्रदान करना है। उसके बाद दूसरा है हमारा कार्य जीवन संतुलन, वर्क लाइफ बैलेंस, लचीले कार्य घंटे और अवकाश की नीतियाँ प्रदान करना। और फिर उसके बाद है मान्यता और पुरस्कार, कर्मचारियों के योगदान की सराहना करना और उन्हें सार्वजनिक रूप से पुरस्कृत करना। और अगला विकास के अवसर, नियमित प्रशिक्षण और करियर में उन्नति के स्पष्ट मार्ग प्रदान करना। सहयोगात्मक कार्य संस्कृति, एक ऐसा वातावरण बनाना जहां संवाद पारदर्शी हो और कर्मचारियों के स्वाभिमान का सम्मान किया जाए। इन रणनीतियों का सफल कार्यान्वयन संगठन के प्रति कर्मचारी की वफादारी को बढ़ाता है, जिससे ब्रेन ड्रेन की समस्या कम होती है और संगठन की स्थिरता सुनिश्चित होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, जो कह रहा है कि मनोवैज्ञानिक अनुबंध को स्पष्ट कीजिए। तो हमारा प्रश्न क्या है अगला, मनोवैज्ञानिक अनुबंध या फिर साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट, उसको हमें स्पष्ट करना है, उसके बारे में बताना है। तो साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट नियोक्ता और कर्मचारी के बीच उन अलिखित और अनकही अपेक्षाओं का समूह है जो उनके संबंधों की नींव रखते हैं। तो ये क्या है, नियोक्ता और कर्मचारी के बीच अलिखित और अनकही अपेक्षाओं का समूह है जो उनके संबंधों की नींव रखते हैं। यह औपचारिक रोजगार अनुबंध से भिन्न है क्योंकि यह विश्वास और धारणाओं पर आधारित होता है। इसमें कर्मचारी यह उम्मीद करता है कि ईमानदारी और कड़ी मेहनत के बदले संगठन उसे सुरक्षा, सम्मान और विकास के अवसर देगा। यदि संगठन इन अपेक्षाओं को पूरा करता है तो कर्मचारी की प्रतिबद्धता और उत्पादकता बढ़ती है। मनोवैज्ञानिक अनुबंध की प्रकृति गतिशील होती है जो समय के साथ बदलती रहती है। उदाहरण के लिए, पहले कर्मचारी केवल नौकरी की सुरक्षा चाहते थे, लेकिन अब वे सीखने के अवसर और कार्य स्वायत्तता की उम्मीद करते हैं। इसके विपरीत, इस अनुबंध के टूटने से कर्मचारी का विश्वास गिर जाता है, जिससे कार्य संतुष्टि में कमी आती है और कर्मचारी संगठन छोड़ने का विचार करने लगता है। एक सफल मानव संसाधन प्रबंधक के लिए इस अदृश्य अनुबंध को समझना और बनाए रखना अनिवार्य है, क्योंकि यही संगठन की आंतरिक शांति और वफादारी का मुख्य स्रोत है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब है हमारा अगला प्रश्न, जो कह रहा है कि कार्य विश्लेषण के स्वरूप और उपयोग का वर्णन कीजिए। तो हमें जॉब एनालिसिस के जो स्वरूप हैं और उसके उपयोग है, उसके बारे में हमें बताना है। तो कार्य विश्लेषण, जॉब एनालिसिस का स्वरूप विश्लेषणात्मक और सूचनात्मक होता है। यह किसी विशेष कार्य की सूक्ष्म बारीकियों को समझने की एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। तो कार्य विश्लेषण का स्वरूप क्या है, विश्लेषणात्मक और सूचनात्मक है। ये जो है किसी विशेष कार्य की सूक्ष्म बारीकियों को समझने की एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। यह व्यक्ति के बजाय पद पर ध्यान केंद्रित करता है। तो ये क्या करता है, जो व्यक्ति है उसके बजाय ये उसके पद पर ध्यान केंद्रित करता है। जॉब एनालिसिस का प्राथमिक उपयोग मानव संसाधन नियोजन और भर्ती में होता है, जहां यह सही उम्मीदवार के लिए मानक तय करता है। इसके बिना चयन प्रक्रिया दिशाहीन हो सकती है। इसके अलावा यह
कार्य मूल्यांकन के माध्यम से वेतन संरचना तैयार करने में मदद करता है ताकि समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत लागू हो। उसके बाद प्रशिक्षण की पहचान और सुरक्षा मानकों के निर्धारण में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। यह प्रक्रिया कार्य विवरण और कार्य विशिष्टता के रूप में दो महत्वपूर्ण दस्तावेज प्रदान करती है। कौन से दो महत्वपूर्ण दस्तावेज? पहला तो है जॉब डिस्क्रिप्शन कार्य विवरण और दूसरा क्या है हमारा कार्य विशेषता। संक्षेप में कार्य विश्लेषण संगठन के भीतर प्रत्येक पद के कर्तव्य और उत्तरदायित्वों को स्पष्ट करके जवाबदेही सुनिश्चित करता है। तो यह क्या करता है? स्पेशली संगठन के भीतर प्रत्येक पद के कर्तव्य और उत्तरदायित्वों को स्पष्ट करके उसका एक जवाबदेही सुनिश्चित करता है, जिससे संगठनात्मक अराजकता समाप्त होती है और कार्य कुशलता में वृद्धि होती है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमें कह रहा है कि प्रशिक्षण और विकास की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रशिक्षण और विकास की जो प्रक्रिया है उसे स्पष्ट करना है। तो प्रशिक्षण और विकास एक व्यवस्थित और नियोजित प्रक्रिया है। प्रशिक्षण और विकास कैसी प्रक्रिया है? यह एक व्यवस्थित और नियोजित प्रक्रिया है जो कर्मचारी के कौशल, ज्ञान और दृष्टिकोण को अद्यतन करने पर केंद्रित होती है। यह केवल एक बार की घटना नहीं बल्कि यह पूरे सेवा काल के दौरान चलने वाला निवेश है। अब हम इस प्रक्रिया की जो मुख्य चरण है उसे देखेंगे। तो इसकी प्रक्रिया मुख्य रूप से निम्नलिखित चरणों में विभाजित है। तो जिसमें से सबसे पहला है हमारा आवश्यकता विश्लेषण, नीड्स एनालिसिस। सबसे पहले यह पहचाना जाता है कि कर्मचारियों को किस विशिष्ट क्षेत्र में प्रशिक्षण की आवश्यकता है। उसके बाद जो उद्देश्य निर्धारण, प्रशिक्षण के स्पष्ट और मापने योग्य लक्ष्य तय करना। डिज़ाइन और कार्यान्वयन, उपयुक्त प्रशिक्षण विधि का चुनाव करना और सत्र आयोग करना। उसके बाद है मूल्यांकन, अंतिम और महत्वपूर्ण चरण है जिसमें यह देखा जाता है कि क्या प्रशिक्षण से वंचित सुधार आया और उत्पादकता बढ़ी। यह प्रक्रिया कर्मचारी को आधुनिक तकनीक चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रखती है और संगठन में नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देती है। उसके बाद है हमारा शॉर्ट नोट्स। तो चलिए इसे भी देखते हैं। तो जिसमें से सबसे पहला है हमारा हॉफस्टेड का सांस्कृतिक आयामों का प्रतिरूप। तो गर्ट हॉफस्टेड का मॉडल राष्ट्रीय संस्कृतियों के कार्यस्थल पर प्रभाव को समझने का एक वैश्विक ढांचा है। तो ये जो है इसका मॉडल ये क्या करता है? ये हमारी राष्ट्रीय संस्कृतियों के कार्यस्थल पर प्रभाव को समझने का एक वैश्विक ढांचा है। इसके प्रमुख आयामों में जो है शक्ति की दूरी, पावर डिस्टेंस, व्यक्तिवाद बनाम सामूहिकता और अनिश्चितता से बचाव शामिल है। यह प्रबंधन को यह समझने में मदद करता है कि विभिन्न देशों के कर्मचारियों को कैसे प्रेरित किया जाए। यह मॉडल अंतर्राष्ट्रीय मानव संसाधन प्रबंधन के लिए एक अनिवार्य उपकरण है जो सांस्कृतिक विविधताओं के बीच तालमेल बिठाने में मदद करता है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं जहाँ पे हमारा अगला कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व के प्रकार। तो अगला हमारा क्या है? कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व के प्रकार। तो कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व CSR के मुख्य 4 प्रकार हैं। तो इसके कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार हैं, जिसमें से पहला है पर्यावरणीय उत्तरदायित्व, मतलब जिसमें है प्रदूषण कम करना। उसके बाद दूसरा है नैतिक उत्तरदायित्व, जिसमें उचित व्यापार प्रथाएं हैं। तीसरा है परोपकारी उत्तरदायित्व, जिसमें शिक्षा और स्वास्थ्य में दान। और चौथा आर्थिक उत्तरदायित्व।
यह संगठन की छवि को समाज में सकारात्मक बनाता है और दीर्घकालिक लाभ सुनिश्चित करता है। CSR के माध्यम से संगठन केवल लाभ नहीं कमाता बल्कि समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी भी निभाता है। उसके बाद है हमारा अगला, कार्य विश्लेषण की प्रकृति को परिभाषित कीजिए और वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये कार्य विश्लेषण है क्या। कार्य विश्लेषण की प्रकृति वस्तुनिष्ठ और तथ्यात्मक होती है। यह किसी व्यक्ति के बजाय कार्य पर केंद्रित होती है, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा इसके बारे में। इसका मुख्य उद्देश्य कार्य की जटिलता और उसके प्रतिफल का वैज्ञानिक आकलन करना है। यह प्रबंधन के लिए एक मार्गदर्शक मानचित्र की तरह कार्य करता है, जो संगठन की मानव संसाधन नीतियों जैसे भर्ती, प्रशिक्षण और वेतन निर्धारण को एक तार्किक और व्यवस्थित आधार प्रदान करता है। उसके बाद है हमारा चयन का अर्थ समझाइए। चयन में आने वाली बाधाओं का वर्णन कीजिए। तो चयन या सिलेक्शन, जिसका अर्थ है आवेदकों के समूह में से सर्वश्रेष्ठ का चुनाव करना। तो चयन का क्या अर्थ है? जो आवेदकों के समूह, जितने लोगों ने भी फॉर्म फिल किया है, उसमें से जो सर्वश्रेष्ठ लोग हैं उनका चुनाव करना। इसके मुख्य बाधाओं में साक्षरकर्ता का पूर्वाग्रह, अपर्याप्त सूचना, समय का बचाव और गलत मूल्यांकन विधियां शामिल है। कभी कभी व्यक्तिगत पसंद नापसंद चयन को प्रभावित कर देती है, जिससे गलत उम्मीदवार की नियुक्ति का जोखिम बढ़ जाता है। एक निष्पक्ष और वैज्ञानिक चयन प्रक्रिया ही इन बाधाओं को दूर कर प्रभावी कार्यबल सुनिश्चित कर सकती है। अब है उसके बाद हमारा अगला जो है, मानव संसाधन विकास के अभिलक्ष्यों और कार्यों का वर्णन कीजिए। तो अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि मानव संसाधन विकास के अभिलक्ष्यों और कार्यों का वर्णन करने बोल रहा है। तो मानव संसाधन विकास HRD के अभिलक्ष्यों में इसका नियोजित, निरंतर और भविष्य उन्मुखी होना शामिल है। इसका मुख्य कार्य कर्मचारियों के कौशल को बढ़ाना, कार्य संस्कृति में सुधार करना और टीम भावना का विकास करना है। यह कर्मचारियों को केवल एक लागत के रूप में नहीं बल्कि संगठन की बहुमूल्य संपत्ति के रूप में विकसित करने पर केंद्रित होता है, ताकि वे भविष्य की चुनौतियों का सामना कर सके। उसके बाद है हमारा अगला जो है, दुर्घटना को परिभाषित कीजिए, इसके कारणों की व्याख्या कीजिए। तो अगला क्या है हमारा, दुर्घटना को हमें परिभाषित करना है कि दुर्घटना है क्या। उसके बाद इसके कारणों का हमें व्याख्या करना है। तो दुर्घटना एक अप्रत्याशित और अनचाही घटना है। दुर्घटना क्या है? यह एक अप्रत्याशित और अनचाही घटना है जो कार्य के सामान्य प्रवाह को बाधित कर देती है। इसके कारणों को 2 श्रेणियों में बांटा जाता है। इसके कारणों को कितने श्रेणी में बांटा जाता है? 2 श्रेणी में बांटा जाता है, जिसमें से पहला है असुरक्षित स्थितियाँ, जिसमें मशीनी दोष या खराब रोशनी, और दूसरा है असुरक्षित कार्य व्यवहार। दूसरा क्या है? असुरक्षित कार्य व्यवहार, जिसमें लापरवाही और नियमों की अनदेखी शामिल है। अधिकांश दुर्घटनाएं मानवीय भूल और अपर्याप्त सुरक्षा प्रशिक्षण के कारण होती है। कार्यस्थल पर सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन करके इन दुर्घटनाओं को न्यूनतम किया जा सकता है। तो यहाँ पे हमारा ये समाप्त होता है वीडियो, और वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी पूरी प्रयास रहेगी कि हम आपको इजी से इजी वर्ड में पढ़ाएं और समझाएं, और जितने भी हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट PYQs हैं वो सबसे पहले आप तक पहुंचाएं। और हमें ये पूरा विश्वास है कि आप अपने आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करोगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।